हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी या एएलपी एनटीपीसी आरपीएफ टेक्नीशियन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके अंतर्गत बायोलॉजी का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन टॉपिक है यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जिसको हम वन शॉट में देखेंगे। और सबसे पहले हम थ्योरी फिर पीवाईक्यूज को भी इसकी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक हमारा है वो शुरू जब इसे हम करते हैं तो देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मानव जनन तंत्र। तो इसमें देखेंगे मानव जनन तंत्र के अंदर जो जनन है या फिर जो रिप्रोडक्शन है, एक मिनट की, जो रिप्रोडक्शन है इसके बारे में देखते हैं आखिर रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है या जनन जो होता है, एक जीव अपने समान संततियों को जन्म देने की जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उसे ही जनन कहते हैं। एक जीव जैसे कि मानव है तो अपने समान बच्चों को जन्म देता है। जानवर अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जैसे उसे पेड़ पौधे हैं वो भी अपने समान पौधों को उत्पन्न करने के लिए जिस प्रोसेस या जिस प्रक्रिया का यूज़ करते हैं उसे हम प्रजनन या फिर जनन कहते हैं। तो दूसरी डिफिनेशन में यह है कि यह नई पीढ़ी के बच्चों को जन्म देने के लिए जो क्रिया की जाती है, जो नई पीढ़ी होती है अपने आने वाली पीढ़ी को जन्म देने के लिए जीव जिस भी क्रिया का प्रयोग करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। तो आगे देखते हैं, जो प्रजनन हमारा होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। जो प्रजनन है वो 2 प्रकार का होता है, एक अलैंगिक प्रजनन, दूसरा लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो इसमें ये होता है कि अपने समान संतति को जन्म देने के लिए एक ही जीव की आवश्यकता होती है। इसमें एक सिंगल जीव 2 जीवों को जन्म देता है। इसमें 2 जीवों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही इसमें कोई जन्म देने के लिए लैंगिक अंग पाया जाता है और ना ही इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। यह विखंडन या मुकुलन या फिर पुनरुद्भवन, इन सब जितनी भी प्रोसेस है इनके माध्यम से अपने नई आने वाली पीढ़ियों को जन्म देते हैं, अपनी संततियों को जन्म देते हैं या अपने समान संतानों को उत्पन्न करते हैं। अपनी जनरेशन को बनाए रखने के लिए, अपनी पीढ़ी को निरंतर पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो नेक्स्ट रहेगा लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन के बारे में बाद में देखते हैं, पहले से हम डायग्राम से समझ लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन में जो होता है, जो कि एक कोश के जीवों में देखा जाता है। इसमें जो हमारा अमीबा है, अमीबा के को देख सकते हैं हम डायग्राम के माध्यम से कि कोशिका का जो आकार है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब से अपने जनन मतलब जो अपने बच्चों को जन्म दिया, अपनी संतान को जन्म देना होता है, अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देना होता है, तो इसका आकार बढ़ता है और बीच में जो इसका एक केंद्रक होता है या नाभिक होता है वो जो पाया जाता है तो उसका भी आकार साथ में ही बढ़ता है। नाभिक 2 भागों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकार उसका बढ़ा और यहाँ 2 भागों में टूट गया। फिर इसकी जो बाहर की कोशिका है वो भी अपने आप ऐसा आवरण विकसित करती है जिससे कि वो 2 भागों में टूट सके। और आप यहाँ से डायग्राम से ही देख सकते हैं, यह 2 भागों में हमारी जो अमीबा है वो 2 भागों में टूट गया है, जो कि द्विविखंडन प्रोसेस के माध्यम से टूटता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं प्लानेरिया। प्लानेरिया में पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है, पुनः उत्पादित होने की क्षमता पाई जाती है। एक उसकी पूरी संपूर्ण बॉडी है, उस पर अगर 3 से 4 कट लगा दिए, जितने भी उसके टुकड़े हो जाएंगे, प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। एक नया जीव पुनरुत्पादन की क्षमता से अपनी पूरी संपूर्ण बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। और इसी तरह से नए जीव भी होंगे, वो भी अपने टुकड़ों, उनका अगर शरीर बॉडी टुकड़ों में बट गई तो नए जीव का को उत्पन्न कर लेंगे। तो इस तरह से इनके अंदर एक ही कोशिका से, केवल एक ही सेल से नई कोशिकाओं का जन्म हो जाता है या नए जीवों का जन्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा लैंगिक प्रोसेस है, तो लैंगिक प्रोसेस में 2 जीवों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 2 होते हैं, एक नर होता है एक मादा होती हैं। दोनों मिल करके एक संतान को उत्पन्न करते हैं। सिंगल कोई भी एक संतान को उत्पन्न नहीं कर सकता है लैंगिक प्रोसेस में। तो अपने समान संतति को जन्म देने के लिए 2 अलग अलग जीव, नर व मादा की आवश्यकता होती है। तो एक नर होगा एक मादा होगी, दोनों के में एक नर में स्पर्म बनेगी और मादा में ओवल बनेगा या अंडाणु बनेगा। दोनों निषेचित होकर के एक बच्चे को जन्म दे, एक भ्रूण का विकास करते हैं। एक भ्रूण जब आगे डेवलप होता है और फिर बच्चे का निर्माण होता है, तो ये प्रोसेस जो होता है वो लैंगिक प्रजनन के माध्यम से ही होता है। 2 युग्मकों का संलयन जो होता है वो लैंगिक प्रोसेस के माध्यम से होता है।
यहाँ पर इनमें अलग अलग जनन अंग पाए जाते हैं। नर में नर जनन अंग, मादा में मादा जनन अंग प्रेजेंट होते हैं और इनके संलयन से एक युग्मनज का निर्माण होता है। तो लैंगिक प्रोसेस से जो जन्म देने वाले प्राणी होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे होते हैं अंडाज और दूसरे होते हैं जरायुज। जिसे हम अंडाज को ओविपेरस और जरायुज को हम विविपेरस कहते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं कि अंडाज और विविपेरस क्या है। अंडज अंडे देने वाले जीवों को अंडज कहते हैं। नाम से ही पता चलता है अंडज। अंडज तो कहीं भी अगर लिखा हो कि अंडे देने वाले जीवों को क्या कहते हैं तो अंडायुज कहते हैं या फिर अंडस कहते हैं। या फिर आप देख सकते हैं एक ट्रिक भी यहाँ से निकल कर आती है कि अंडज अगर कहा जाए तो अंडा हमेशा गोल होता है। तो आप देख सकते हैं कि आगे ओ से स्टार्ट है तो ओ भी गोल है हमारा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अंडा देने वाले जीवों को ओविपेरस कहते हैं या अंडायुज कहते हैं। उदाहरण में इसमें जो उदाहरण में देखते हैं तो पक्षी हैं, उभयचर हैं, सरीसृप हैं। सरीसृप के अंदर सांप, छिपकली, कछुआ ये सभी जो होते हैं ये अंडा देने वाले प्राणी होते हैं। और दूसरे हमारे जरायुज या बेबी पैरश होते हैं। बच्चे को हम छोटे बच्चा छोटा होता है तो हम उसे बेबी बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो बेबी पैरश है इसका जो बेबी आगे का है तो इससे पता चलता है कि बच्चे को जन्म देने वाले जीवों को हम बेबी पैरस कहते हैं या फिर जरायुज कहते हैं। बच्चे को जन्म देने वाले जीव को हम जरायुज कहते हैं। उदाहरण में हमारे आ जाते हैं स्तनधारी। स्तनधारी में मानव तो मेन इम्पॉर्टेंट है, मानव हमेशा लैंगिक जनन करता है। एक इसमें अपवाद है जो कि यहाँ से ही प्रश्न अक्सर बन जाता है कि अपवाद में ऐसा क्या है कि जो स्तनधारी भी हो और अंडे भी देता है। तो वो रहेगा हमारा प्लेटिपस। प्लेटिपस अपवाद में आता है क्योंकि यह स्तनधारी है, बाकी सभी स्तनधारी जरायुज होते हैं, लेकिन प्लेटिपस एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडे को जन्म देता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। जो फिर हम देखते हैं जीव जो हमारे होते हैं वो लिंग के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। क्योंकि लिंग जो होता है नर के अंदर नर जननांग, मादा के अंदर मादा जननांग। तो इन जो लिंगों के आधार पर हम जीव को दो भागों में बांट देते हैं। तो जीव जो हमारे होते हैं कुछ एक लिंगी होते हैं और कुछ दो लिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं। तो जब एक लिंगी को देखेंगे या यूनिसेक्सुअल इसे कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं तो नाम से ही पता चलता है एक लिंगी मतलब उस जीव में एक लिंग ही होगा, दोनों लिंग एक बॉडी में नहीं पाए जाएंगे। तो एक लिंगी नर जननांग या फिर मादा जननांग अलग अलग शरीर में उपस्थित होते हैं। मानव में आप देख सकते हैं उदाहरण स्टैब्लिश्ड में उदाहरण जो है मानव है या स्तनधारी हैं जिनमें अलग अलग बॉडी में जननांग उपस्थित होते हैं। नर जननांग नर बॉडी में, मादा जननांग मादा बॉडी में उपस्थित होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा द्विलिंगी, जब हम द्विलिंगी के बारे में देखते हैं एक ही शरीर में दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। जो एक पूरी बॉडी होती है उसमें ही दोनों प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिसे हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। अगर दोनों जननांग एक बॉडी में पाए जाए तो उसे हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और एक लिंगी में अलग अलग पाए जाते हैं। द्विलिंगी जिससे इसका उदाहरण एक सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा केचुआ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में उदाहरण के तौर पर ही पूछ लेता है केचुआ कैसा जीव है। तो केचुआ जो हमारा होता है वो उभयलिंगी या हर्माफ्रोडाइट है, क्योंकि इसमें दोनों नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। इसमें दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी अपने ही बॉडी के अंदर लैंगिक प्रोसेस करके बच्चे को एक नए संतान को जन्म दे लेते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं तो देखते हैं नर जननांग के बारे में। तो एक एक करके इनके जननांगों के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो बच्चे का जन्म होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। मानव के अंदर जो बच्चे के जन्म की प्रक्रिया वो कैसे कैसे कंप्लीट होती है, तो इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर जननांग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नर जो होता है, नर में जो वृषण पाया जाता है, वृषण जो होता है नर का जो जननांग का है वो प्राथमिक अंग होता है। नर जननांग का वृषण जो है वो प्राथमिक अंग होता है जिसके अंदर ही स्पर्म बनते हैं या फिर जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है वृषण के अंदर। तो आगे चलते हैं तो देख यहाँ से हम एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि जो वृषण होता है वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो निर्माण होता है क्वेश्चन बनता है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो किस शरीर की किस भाग पार्ट में होता है, तो वो हमारा होता है वृषण के अंतर्गत शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फिर जब निर्माण हो जाता है शुक्राणुओं में तो आगे देखते हैं कि आखिर निर्माण हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि कोई पाइप है जिसके थोड़ा सा हमेशा अल्टरनेट बहता रहता है, तो अल्टरनेट नहीं बहता है, उसे भी स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोर करने के लिए उसमें एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं जिसमें शुक्राणु बनकर वृषण में बनते हैं, फिर स्टोर होने के लिए एपिडर्मिस में स्टोर होते हैं। फिर आगे शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी में शुक्रनलिका ऐड होती है और शुक्रनलिका के थ्रू शुक्र नलिका के द्वारा जो स्पर्म होते हैं या शुक्राणु होते हैं वो यूरिथ्रा के माध्यम से
जो होता है वो नर जननांग से मादा जननांग में या फिर बॉडी के बाहर निकलते हैं। तो यूरेथ्रा जो हमारा होता है यह एक सामान्य मार्ग होता है जिसके माध्यम से शुक्राणु या फिर यूरिन या फिर जो मनुष्य पेशाब करने मूत्र करते हैं उसके माध्यम से बाहर निकलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर अब चलते हैं, हम देखते हैं मादा जननांग, क्योंकि यहाँ से नर जननांग जो है कि स्पर्म वृषण में बने और एपिडर्मिस में एकत्रित हुए फिर शुक्रवाहिनी या शुक्रनलिका के द्वारा यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं मादा के बारे में। तो मादा जननांग जो होता है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। यह अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। उसके बाद डिंब वाहिनी के माध्यम से यूरेटस या फिर गर्भाशय में स्थित हो जाता है या फिर गर्भाशय में पहुंचता है। क्योंकि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है तो क्वेश्चन था कि मानो कि मादा के किस भाग में होती है, तो वो डिंब वाहिनी या फिर अंडवाहिनी में होती है। तो पहले देखते हैं, अभी इनके बारे में तो देख लिए हमने जननांग के बारे में कि कैसे क्या होता है। लेकिन जो युग्मक जनन है, युग्मक जनन जो होता है, युग्मक जनन की नर जो होता है मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा एक ही में ऐड होकर या संलयित होकर एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो ये तो युग्मनज हुआ, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है युग्मक बनना। युग्मक जो होता है जैसे मेल में स्पर्म युग्मक है और फीमेल में ओवा युग्मक, ये दोनों युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। तो पहले हम सबसे पहले देखें कि युग्मक कैसे बनते हैं, जो स्पर्म और ओवा है इनका निर्माण बॉडी में कैसे होता है, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो मेल में स्पर्म के बनने की जो प्रक्रिया उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल के ओवा बनने की जो प्रक्रिया उसे oogenesis कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं जो इसकी प्रक्रिया भी वो भी 5 प्रकार से होती है, 5 इसके स्टेप हैं जिसके माध्यम से गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया भी कंप्लीट होती है। और इन्हीं जो 5 स्टेप हैं इन्हीं के माध्यम से ही एक बच्चे, इस प्रोसेस के द्वारा ही एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो आगे हम सबसे पहले देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस ना कहकर इसे हम गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ गैमेटोजेनेसिस है। तो अब देख सकते हैं गैमेटोजेनेसिस ये शुक्राणु का या फिर स्पर्म का भाग है। स्पर्म देख सकते हैं कि मियोसिस डिवीजन करता है और मियोसिस डिवीजन करने के बाद मियोसिस डिवीजन करता है, उसके बाद वो 2 भाग में टूट जाता है। पहले ये 2n होता है, फिर जब ये टूटता है तो n और n इस फॉर्म में हो जाता है। तो जिसकी प्राथमिक संरचना है आप देख सकते हैं यहाँ से, तो ये पहले हुआ तो ये थोड़ा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है जो कि डेवलप हो रहा है, वो विकसित हो रहा है 2 भागों में टूटने के लिए। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि 2n जो होता है वो मियोसिस डिवीजन करता है और n के फॉर्म में यहाँ पर पहले ये 2n है, फिर यह n के भाग में टूट जाता है। टूटने के बाद फिर से यह मियोसिस डिवीजन करता है और फिर से यह n के भाग में यही 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है और ये इन्हीं के अंदर डेवलप होता है और डेवलप होकर ये शुक्राणु का निर्माण कर लेते हैं। एक इस कंप्लीट स्पर्म का ग्रोथ करके एक कंप्लीट स्पर्म का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको छोड़कर अब हम देखते हैं oogenesis में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद छोड़कर अब oogenesis के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से स्पर्म तो बन गए, लेकिन अब देखते हैं कि ओवा कैसे बनते हैं या अंडाणु कैसे बनते हैं। क्योंकि जो मानव होता है, मानव के अंदर केवल एक ही ओवा बनता है। कहा जाता है कि एक ही ओवा बनता है क्योंकि एक ही बच्चे का अक्सर देखा जाए तो जन्म होता है, एक अंडाणु से एक ही बच्चे का जन्म होता है। लेकिन जो इसका प्रोसेस है, प्रोसेस के माध्यम से आप यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये भी 2n होता है और फिर प्राइमरी ओसाइट्स जो होता है डेवलप थोड़ा विकसित होता है, विकसित होकर 2 मियोसिस क्रिया या अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा टूटता है और टूटने के बाद यह 2 से 2 बनते हैं, 2 से फिर 4 का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 बने और 2 से 4 का निर्माण हुआ। तो जब 4 बनते हैं तो 4 में हम जो हमारे 3 होते हैं वो वेस्ट होते हैं, जो कि 3 पोलर बॉडीज़ होते हैं। इनका कोई रोल नहीं होता है एक बच्चे के बनने में या फिर जो हमारा होता है कि निषेचन की प्रक्रिया में इनका कोई भाग नहीं होता। ये इनका जो केवल एक जो ऐसा ओवा होता है जो सक्रिय होता है, बाकी 3 निष्क्रिय होते हैं। इनसे कुछ भी नहीं होता बॉडी में, इनसे बच्चों का निर्माण भी नहीं हो सकता, ये बेकार होते हैं पूरी तरह से। इसमें एक ही ऐसा ओवा होता है जिसमें निषेचन होता है और निषेचन के बाद एक बच्चे का निर्माण होता है। और जो स्पर्म होते हैं हम देख सकते हैं स्पर्म हमारे चारों सक्रिय हैं, लेकिन ओवा हमारे केवल एक सक्रिय है। 3 पोलर बॉडीज़ हैं। जो स्पर्म हमारे हैं वो जो एक मनुष्य के अंदर पूछा जाता है कि स्पर्म कैसे कितने बनते हैं, तो एक मनुष्य के अंदर जो स्पर्म की संख्या होती है वो मिलियंस में होती है, बहुत सारी मिलियंस। मतलब कह सकते हैं मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका वो स्पर्म है। तो इतने छोटे होते हैं और इतनी संख्या में इनका निर्माण होता है
कि प्रत्येक 24 घंटे में इनका निर्माण तो निरंतर चलता ही रहता है और ये मिलियंस की संख्या में उपस्थित होते हैं। लेकिन उसी तरह मादा के अंदर जो ओवा बनते हैं तो 4 ओवा बनते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं वो पोलर बॉडीज़ होती हैं और एक हमारा ओवा होता है जिसका निषेचन में भाग होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, यहाँ से देखते हैं अब। यहाँ पर जो हेडिंग है वो इंडेमिनेशन, ये गलत है। यहाँ पर जो इसकी हेडिंग है या फिर जो इसका मेन पॉइंट है वो रहेगा हमारा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्थानांतरण। जो मनुष्य में सीमेन बनता है, जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म के ढेर है, जो मिलियंस स्पर्म इकट्ठा होते हैं तो एक द्रव्य के रूप में होता है, तो उस द्रव्य को हम सीमेन कहते हैं। और सीमेन की प्रक्रिया जो होती है या सीमेन का जो स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है, तो एक महिला के प्रजनन पथ में वीर्य सेचन या स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम इंसेमिनेशन ही कहते हैं। या एक पुरुष की बॉडी से एक महिला की बॉडी में वीर्य या फिर शुक्राणु का भेजना या स्थानांतरण करना जो भी है, उसको स्थानांतरण करने की जो भी प्रक्रिया है उसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। फिर हम देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन में एक जो हमारा होता है स्पर्म और दूसरा हमारा ओवा, ये दोनों मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़कर के एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। शुक्राणु प्लस अंडाणु मिलकर के एक युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज ही ग्रोथ करके एक बच्चे का निर्माण करता है। युग्मनज ही ग्रोथ करके एक बच्चे का निर्माण करता है। फिर आगे हम देखते हैं इम्प्लानेशन। जो इम्प्लानेशन इसमें क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो होता है वो हमारा गर्भावस्था की शुरुआत में निषेचित अंडे या ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से जुड़ाव हो जाता है इनका। या जब एक ओवा होता है शुक्राणु के मिलने से वह निषेचित हो जाता है, लेकिन निषेचन के बाद जब निषेचित हो जाता है तो वह धीरे धीरे, क्योंकि उसका विकास जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ना होकर के गर्भाशय में होता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे खिसकता है और खिसक कर गर्भाशय या फिर यूटेरस में आता है और यूटेरस की जो दीवारें होती हैं उससे चिपक जाता है। तो इसका चिपकने की जो प्रोसेस है या फिर जो इसका गर्भाशय की दीवार से जुड़ने की प्रक्रिया है उसे ही हम इम्प्लानेशन कहते हैं। तो अब इसे हम थोड़ा देख लेते हैं डायग्राम से कि ये जो हम देख सकते हैं यह एक पूरा मादा जनन अंग है। ये पूरा हमारा मादा जनन अंग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ये ओवरी होती है। मानव के शरीर में 2 ओवरी होती है, लेकिन एक टाइम में एक ही चक्रीय होती है। तो जब स्पर्म इस यूरिथ्रा ग्रीवा के माध्यम से या फिर योनि के माध्यम से जो बॉडी में प्रवेश करते हैं, तो जो हमारा एग होता है, एग भी आकर के यहाँ फैलोपियन ट्यूब में एक स्पर्म का इंतजार करता है या उसका वेट करता है कि कब स्पर्म आकर उससे मिले और वो अंडा निषेचित हो जाए। तो जब योनि के माध्यम से स्पर्म हमारी बॉडी में पहुँचते हैं, फिर बॉडी में पहुँचने के बाद एक उस अंडे से या वो जो वेट कर रहा एग्स है या ओवम है उससे निषेचित हो जाता है स्पर्म, उसे सनलाइट होता है और सनलाइट होने के बाद जो वो अंडा होता है वो निषेचित हो जाता है। वो अंडा निषेचित हो जाता है। फिर निषेचित हो जाने के बाद में वो जो अंडा होता है वो धीरे धीरे खिसक कर, जो अंडा होता है वो धीरे धीरे खिसक कर यहाँ गर्भाशय में, आप देख सकते हैं कि यहाँ दिख रहा है वाइट कलर से कि गर्भाशय में आकर के चिपक जाता है। जब गर्भाशय में आकर गर्भाशय की दीवार से आकर चिपक जाता है तो इसे ही हम इम्प्लानेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम इम्प्लानेशन कहते हैं। तो आगे हम जब इसके बारे में देखेंगे तो यहाँ से जो इम्प्लानेशन की प्रक्रिया वो हम समझ लेते हैं। अब देखते हैं गर्भाशय या फिर गैस्टुलेशन जिसे बोलते हैं। जो गैस्टुलेशन का टाइम पीरियड होता है वो सामान्यतः पूछा जाता है कि कितने दिनों का होता है या कितने सप्ताह का होता है। तो जो पेपर में पूछा जाए, सप्ताह में पूछा जाए, तो ये जो गर्भावस्था का टाइम पीरियड है वो 40 सप्ताह का होता है। लेकिन दूसरी तरफ दिन में पूछा जाए तो लगभग 280 दिन होते हैं और 9 माह तक रहता है। अब इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ से। जब यहाँ से देखते हैं इसके आगे कि जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आप डायग्राम से देख लेते हैं कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवा से स्पर्म आकर अटैच हुए और वो जो अंडा होता है वो निषेचित हो जाता है। फिर निषेचित होने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में आ जाता है या फिर यूटेरस में आ जाता है। फिर उसका डेवलप होना शुरू होता है, उसमें विकास या फिर कोशिकाओं का विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है। जब विभाजन होना स्टार्ट होता है तो जो कोशिका होती है निषेचित अंडा, तो पहले 2 सेल्स अवस्था में टूटता है या 2 सेल अवस्था में टूटता है। 2 सेल के बाद फिर से आगे बढ़ता है तो वो 4 सेल अवस्था में टूटता है, 4 से 8 इस तरह से टूटता रहता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह से प्रोसेस इसका चलता रहता है।
तो जब हम इसके बाद 8 जब 8 2 से यहाँ से 1 से 2 बनी, यहाँ से 1 से 2 बनी, 2 से यहाँ से 4 बनी और फिर 4 से जब 8 बनी, तो जो 8 वाली अवस्था है इसे हम मोरूला अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था को हम मोरूला अवस्था बोलते हैं। लेकिन जब वही फिर आगे विभाजित होता है, फिर 8 से 32 कोशिका 8 से 16 कोशिकाएँ बनती हैं। 16 कोशिका अवस्था को हम या फिर 32 कोशिका अवस्था जो होती है हमारी, उसे हम ब्लास्टोसिस कहते हैं। जो 16 कोशिका अवस्था उसे मोरूला कहते हैं और जो 32 कोशिका अवस्था हम ब्लास्टोसिस कहते हैं। फिर इसके बाद डिवीज़न होता रहता है और फिर एक एम्ब्रॉय या फिर एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूण से भी विकसित होता है, विकसित होकर एक बच्चा संपूर्ण बच्चा बन जाता है। और ये जो तीनों इसके प्रोसेस हैं, इसे हम फीटस के रूप में कहते हैं कि फीटस अवस्था कब होती है। तो जब से कि जो एम्ब्रॉय होता है, ये जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाणु होता है, वो 16 सेल अवस्था में आता है। तब से कि बच्चे के जन्म तक की जो प्रोसेस है उसे हम फीटस अवस्था कहते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं जो इसका प्रसव काल है। यहाँ से हम देख लिए हैं, तो आप देखते हैं प्रसव काल। जब बच्चा पूर्ण विकसित हो जाता है, तो बच्चे का जब जन्म का समय आता है या जन्म के टाइम होता है, तो एक बच्चे को जन्म देना ही प्रसव काल या फिर प्रेगनेंसी टाइम पीरियड कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक बच्चे का जन्म हो गया। अब हम देखते हैं बच्चा जब जन्म होता है तो उसे पोषण की ज़रूरत पड़ती है। तो पोषण की प्रक्रिया में उसे माँ का दूध पिलाया जाता है। तो माँ का दूध बॉडी में कैसे निर्मित होता है या कैसे बनता है? तो जो दुग्धपान प्रोसेस है, स्तनपान मानव में दुग्ध बनने की प्रक्रिया है। स्तनपान में मनुष्य के अंदर दुग्ध बनने की प्रक्रिया में जब देखते हैं, तो जो मस्तिष्क में आधार पर स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। हमने जब ग्रंथि और हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, तभी इसके बारे में पढ़ा कि जो यहाँ से हार्मोन्स बनते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि से या पीयूष ग्रंथि से। तो इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है, इसके हार्मोन्स के द्वारा मानव बॉडी में या मादा के शरीर में दुग्ध का निर्माण होता है। और फिर जब दुग्ध इंजेक्शन या फिर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, ये दुग्ध को निकालने में मदद करता है, बॉडी से दुग्ध का स्रावण होने में मदद करता है। तो यहाँ से जो हमारा प्रजनन का टॉपिक है, मानव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या मानव रिप्रोडक्शन है, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब हम इसके कुछ PYQs या फिर इसके क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमने जो भी पढ़ा वो हमें याद हो गया या फिर वो हमें समझ में आया है। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि सबके पास ये वीडियोज़ पहुँच सके। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चनों को लगाएंगे। शुरू करते हैं अपना जो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन में हम क्वेश्चन के बारे में अब शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा रिप्रोडक्शन। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से रहेगा, प्रजनन का जो उद्देश्य है, वो प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो प्रजनन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा हमारे बॉडी में? तो ऑप्शन हमारा है वृद्धि, ऊर्जा उत्पादन या फिर प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखना या फिर भोजन प्राप्त करना। तो जिसका हमारा करेक्ट आंसर है वो रहेगा प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखना। प्रजनन का जो मुख्य उद्देश्य है कि अपने समान जीवों को उत्पन्न करने के लिए प्रजनन की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं? जो अलैंगिक जनन का प्रोसेस होता है या अलैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं, इसमें कितने जीव जनक की ज़रूरत होती है जिससे कि एक नए बच्चे को जन्म देने की प्रोसेस कंप्लीट हो? तो इसमें जो अलैंगिक जनन होता है उसमें सिर्फ एक होता है, जिसका हमारा करेक्ट आंसर एक, केवल एक सिंगल सेल ही एक नए संतान को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? जो ईस्ट हमारा होता है उसमें प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? इसका हमारा करेक्ट आंसर है मुकुलन। मुकुलन विधि जो होती है वो ईस्ट में प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होती है। जब ईस्ट में देखते हैं तो ईस्ट जो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ये इस फॉर्म में हो जाता है, फिर ये फॉर्म इसका होता है ये टूट जाता है, कुछ दिनों में ये इससे अलग हो जाता है और फिर ये एक नए जीव के रूप में दो बन जाते हैं और ये मुकुलन का प्रोसेस होता है एक जीव को जन्म देने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? जो अमीबा होता है, अभी हमने इसके बारे में बताया भी कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा द्विविखंडन। द्विविखंडन के द्वारा अमीबा में जनन होता है। अमीबा सिंगल होता है, फिर ये बढ़ता है और दो भागों में टूट जाता है। ये हमारा इसका प्रोसेस है अलग होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में निषेचन कहाँ होता है? जो मानव होता है उसमें निषेचन कहाँ पर होता है?
या मानव में जो स्पर्म होता है और अंडा, उनका दोनों का संलयन कहाँ पर होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो रहेगा फैलोपियन ट्यूब। मानव में फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी? जो मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका है वो कौन सी है? तो वो उसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अंडाणु। अंडाणु हमारी सबसे बड़ी जनन कोशिका है, लेकिन वही जब सबसे छोटी जनन कोशिका पूछे तो वो हमारी शुक्राणु है, जो सबसे छोटी जनन कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो मैंने अभी बताया कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में या गर्भाशय में। और यहाँ पर ये प्रोस्टेट होगा, फ्रस्टेट ना होकर के प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है या फिर अंडाशय में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा वृषण में। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव में गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भकाल होता है वो कितने समय का होता है? तो 9 माह, लगभग 280 दिन का होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है, गर्भाशय में होता है या फिर अंडाशय में होता है। तो कहाँ पर होता है अंडाणु का निर्माण? तो अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, लेकिन एक बच्चे का निर्माण गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? मानव में जो लिंग होता है वो निर्धारण किसके द्वारा होता है? समाज तो हमेशा महिलाओं को ही दोषी मानता है कि जो भी बच्चा अगर होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, तो वो माँ के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बच्चे का जो लिंग निर्धारण है वो पिता के शुक्राणुओं द्वारा होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर भी है वो है शुक्राणु। शुक्राणुओं द्वारा मानव में लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ से, निषेचन के बाद होने वाली पहली कोशिका कहलाती है। जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद जब कोशिका का विकास होता है, तो जो इसकी पहली कोशिका अवस्था है वो क्या कहलाती है? तो वो युग्मनस कहलाती है। जब दो स्पर्म और ओवा मिलते हैं, मिलने के बाद जिस जीव का जन्म होता है वो युग्मनस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई कितनी होती है। तो यहाँ सिंगल में देखा जाए तो 46 होती है, लेकिन जब जोड़े में पूछा जाए तो 23 होती है। 23 जोड़े होती है और सिंगल में 46 गुणसूत्र मानव के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र पुरुष का निर्धारण करता है? जो मनुष्य में गुणसूत्र होता है, कौन सा गुणसूत्र पुरुष का निर्धारण करता है? तो जो पुरुष होते हैं, पुरुष में XY और मादा में XX होते हैं। तो जो गुणसूत्र का निर्धारण करता है या पुरुष का निर्धारण करता है, तो अगर XY मिलेंगे तो लड़की पैदा होगी, लेकिन जब XY मिलेंगे तो लड़का पैदा होगा। तो इसका निर्धारण क्या है? ये पिता जो है, पिता के स्पर्म के द्वारा होता है। तो इसमें से जो पूछा गया कि किस गुणसूत्र द्वारा, तो Y गुणसूत्र द्वारा डिसाइड होता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या होता है? जो मानव बॉडी में प्लेसेंटा पाया जाता है, बच्चे में जो नाल से जुड़ा हुआ होता है, बच्चे को भोजन प्रदान करना, पोषण प्रदान करना या फिर बच्चे की सुरक्षा करना जो होता है, मानव में प्लेसेंटा पाया जाता है। शायद मैंने इसके बारे में नहीं बताया। मानव में जो बच्चा गर्भनाल में प्रेजेंट होता है इस प्रकार से ओवा के अंदर, तो एक नाल जुड़ी हुई होती है जिससे कि माँ से और बच्चे के द्वारा उसमें जो जुड़ाव रहता है, और जुड़ाव होने के बाद जो माँ कुछ भी पोषण करती है तो वो बच्चे के पास तक पहुँचता है। तो वो गर्भनाल होती है, इसे नाल कहते हैं। और जो बच्चे के में पोषक तत्व पहुँचते हैं, जो उसकी ऊपरी जो परत पाई जाती है, ये प्लेसेंटा होती है, जिसके माध्यम से बच्चे को हर एक चीज़ जिसकी भी उसे आवश्यकता होती है उस बच्चे तक पहुँचती रहती है। तो प्लेसेंटा का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पोषक तत्व व ऑक्सीजन को पहुँचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक धर्म कितने दिनों पर होता है? जब लेडीज़ों में, मादा में जो मासिक जनन होता है वो कितने दिनों का होता है? तो उसका आंसर है 28 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण को माँ से जोड़ने वाली संरचना। अभी मैंने बताया कि भ्रूण जो होता है, जो बच्चा होता है, उसको माँ को जोड़ने वाली जो संरचना होती है वो नाल कहलाती है। जो नाल होती है बच्चे के जन्म होने के बाद उसे काट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? जो मनुष्य में जोड़ी में गुणसूत्र यहाँ पर पूछा गया है कि आप लोग बताएंगे मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो का कंटेंट और वीडियो के क्वेश्चंस आप लोग को पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।